हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय हम लोग BHU BCom एंट्रेंस का पास्ट ईयर का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 2017 का सेट नंबर 2 पेपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें 111 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता चुके। आज बचे हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। मीन्स 2017 का पेपर आज हम खत्म करने वाले हैं पूरा कि, और अगर रहता है टाइम तो हम क्या करेंगे, 2018 का भी पेपर स्टार्ट करते हैं आज ही। ठीक, तो आइए चलते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन हमारे हैं उस पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112, विच फॉर्म ऑफ मोनोपोली रेगुलेशन इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर द कंज्यूमर। तो मोनोपोली क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता होगा कि मीन्स हमका कि एका अधिकार की बात किया जाता है कि सिंगल बायर सिंगल सेलर आपके कहें कि मीन्स हमका कि एक सेलर का पूरा मार्केट पे कर सकते हैं कि आपका स्वामित्व हो जाए। तो ऐसे में क्या बोला जाता है, इसको मोनोपोली बोला जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस है कि कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो प्राइस कंट्रोल जो होता है कि मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका ये क्या है कि ज़्यादा हमका कि एडवांस बेनिफिशियल है। और हमका कि ये आपका जब मार्केट पढ़ेंगे, मीन्स मार्केट इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोली, डिओपोली, ये सब कुछ उसमें कवर होते हैं। ठीक, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट में हम कहें कि क्या नाम से कि क्या डिफरेंस है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113, प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ ए नॉर्मल कमोडिटी इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल, निगेटिव स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोपिंग। तो प्राइस कंज्यूमर जो कंजम्पशन कर्व होता है कि ये आपका जो रहता है निगेटिव स्लोपिंग होता है कि ओके। चलते हैं नेक्स्ट 114 पे, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, रिवेल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस, डिमांड कर्व एनालिसिस। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करता है। और हम कहें कि बेटे कि यूटिलिटी के बारे में आप देखे होंगे कि ये क्या होता है कि हम कहें कि किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है उसको आप यूटिलिटी कहते हैं। और इसका यूटिलिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है यूटिल्स में किया जाता है। और साथ ही साथ हम कहें कि जो अब यहाँ इनडिफरेंस कर्व जब बात आती है तो इनडिफरेंस कर्व मीन्स आईसी कर्व का जो कॉन्सेप्ट हिग्स ने दिया था। और ध्यान दीजिएगा कि जो आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मीन्स अगर हम कहें कि कोई भी आईसी कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि एक आईसी कर्व जो होता है ये दो कमोडिटी के बीच का रिलेशन बताता है कि उस पर आप अलग अलग पॉइंट्स पे क्या सेटिस्फेक्शन है। फिर हम कहें कि आईसी कर्व जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट मीन्स कभी काटते नहीं हैं। ठीक, ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज है। फिर हम कहें कि फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे हम कहें कि टाइम यूटिलिटी। तो अब टाइम यूटिलिटी में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ये कह सकते हैं उपयोगी होंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं। जैसे हम कहें कि पानी, अगर आपको प्यास लगी है तो वो क्या है कि जब प्यास लगी आपके लिए उपयोगी रहेगा, जब प्यास नहीं लगी होगी नहीं उपयोगी रहेगा। तो ये क्या हुआ आपका टाइम यूटिलिटी। फिर हम कहें फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम कहें कि शेप एंड साइन चेंज करने की वजह से उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाए। जैसे हम कहें वुड्स होते हैं, लकड़ी। लकड़ी का क्या है कि अभी आप नॉर्मल ऐसे बंडल बना के रख रही है, कोई उसका आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उसी लकड़ी को आप काट के छाट के फर्नीचर बना दीजिए तो आपके लिए वो उपयोगी हो जाएगा। मीन्स चेयर बन जाएगा, उसका टेबल बन जाएगा, बेड्स बन जाएंगे। फिर इसीलिए कहें प्लेस यूटिलिटी। मीन्स कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट किसी एक प्लेस पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स उसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन उसी प्रोडक्ट की दूसरे प्लेस पे ले जाने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अब हम कहें कि जैसे कि जो हमारे क्या नाम से कि कभी कभी देखिए कि जो विंटर के क्लॉथ्स होते हैं, मीन्स हम कहें कि जो वुलन क्लॉथ्स है कि अभी हम लोग की तरफ क्या है, गर्मी का समय चल रहा है कि यहाँ पे उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उसी प्रोडक्ट को आप सियाचिन वगैरह में ले जाइए जहाँ पे हम कहें कि माइनस में टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम टाइम, तो वहाँ पे उसकी क्या होती है, यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक, तो आई होप यहाँ पे यूटिलिटी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे 115 पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नोट अंडर विच सिस्टम। तो रिजर्व इंडिया जो हम कहें कि अपने यहाँ नोट इशू करने का सिस्टम है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में हम कहें कि कितना क्या नाम से फॉरेन सिक्योरिटी, कितना गोल्ड रखा जाता है, रेशियो क्या है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर
तो आरटीजीएस हम कहें कि आपका मनी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आरटीजीएस और हम कहें कि नेफ्ट और स्विफ्ट, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। तो भारत निर्माण की बात की जाए तो बेसिकली इसका जो फोकस था हम कहें कि रूरल एरियाज में, मीन्स गाँव को डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो अब यहाँ देखिएगा रूरल हाउसिंग ये रहे, रूरल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स गांव में बिजली है, फिर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं, ये नहीं है। रूरल टेलीफोन सर्विस ये भी एक मीन्स गाँव को हम कहें कि घर से जोड़ना, बिजली से जोड़ना और कनेक्टिविटी से जोड़ना, ये पूरी बात आती है भारत निर्माण में। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। If we exclude product tax and subsidies we arrives, तो हम किस चीज़ पे अराइव होते हैं? आप देखिएगा आपका हम कहें कि इंडियन इकोनॉमिक्स है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। विच वन of the following is the most effective instruments of controlling black money in an economy। तो ये देखिएगा डीमोनेटाइजेशन होता है, मीन्स नोटबंदी की बात आती है कि आप देखोगे कि 2016 में अपने यहाँ नोटबंदी भी किया गया था। तो अब 2016 में किस मंथ्स में किया गया था और डेट क्या था नोटबंदी का, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज नॉट यू शेप्ड। अब देखिए कि मीन्स हम कहें कि जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं कि इन सब चीज़ों का, कि जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो इनकी में पूछा है कि किसका यू शेप में नहीं रहता। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो हम कहें कि बात करें तो इसका जो आप ग्राफ ड्रा करते हैं इसका कर्व यू शेप में नहीं होता, बाकी सबका यू शेप में होता है। अब हम कहें कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ए क्या नाम से कि या हम कहें कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। मीन्स हम कहें कि जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं कि उनमें से कौन सा है कि जो नॉन कैश है, जिसके लिए आपके पास से कैश नहीं जाएगा। तो डिप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो डिप्रिसिएशन देखिए बेटा कि ये आपका नॉन कैश है, इसको हम आपको डिप्रिसिएशन के चैप्टर में भी बताए थे। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि वेजेस एंड सैलरी को हम कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप कहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 122 आपके पास दिया है टोटल सेल्स 5 लाख, क्रेडिट सेल्स 2,25,000, टोटल परचेजेस आपको दे दिया है। फिर उसके बाद देखिएगा कि क्रेडिट परचेज दिया है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछा है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, हम कहें कि टोटल कैश चीज़ें लेना पड़ेगा। तो जो सेल्स होगा उससे आपको कैश इनफ्लो होगा और हम कहें कि जो परचेजेज हैं और एक्सपेंसेज है उससे आपका कैश आउटफ्लो होगा। तो सेल्स में से आप क्या करिए, क्रेडिट सेल्स को माइनस कर दीजिएगा, फिर उसके बाद परचेजेज में से भी क्रेडिट परचेज माइनस करिएगा। तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा सेल्स का उसमें से परचेज माइनस करिए और एक्सपेंसेज माइनस करिए, तो बैलेंस आपका जो आएगा 95,000 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ऊपर देखिए साइड में हमने पेंसिल से करने की कोशिश भी किया है कि आपको दिखाने का, मीन्स 2,75,000 माइनस 1,40,000 माइनस 40,000 आपका जो बैलेंस बचेगा 95,000। फिर चलते हैं 123 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। मीन्स कैश इनफ्लो की बात कर रहा है कि मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा कि जिससे कि कैश नहीं आएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो आपके पास से कैश जाएगा, सेल ऑफ गुड्स कैश आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर कैश आएगा, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इससे भी कैश का इनफ्लो होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, मीन्स ये कैश इनफ्लो नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124। When total sources of funds are more than the total application of funds, the net effect is increase in working capital। अगर आपको हम कहें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का चार्ट याद हो तो हम कहें वहाँ पे आपको याद होगा कि मीन्स जब आपका सोर्सेज अधिक हो जाता है, एप्लीकेशन कम होता है, तो वो क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट 125। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू द नेट प्रॉफिट फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये देखिएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। मीन्स हम कहें कि जो आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की बात होती है उसको। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मीन्स कि हम कहें कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कौन सा इसमें से नहीं है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन ए है। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर पॉइंट सेकेंड, एक्वायरिंग एंड एसेट्स इन लिeu ऑफ इक्विटी शेयर। मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर देकर एसेट्स ले रहे हैं, तो ऐसे में एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं होने वाला है। ठीक, कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मीन्स हम कहें कि जिन जिन चीज़ों में आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या है कि कैश आउटफ्लो होता है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कैश की जगह शेयर इशू कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं होने वाला। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127, द फ्लो ऑफ फंड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मशीनरी इज परचेज। अब अगर आपको हम कहें कि फंड फ्लो में आप जरा याद करिएगा, हम वहाँ पे बताए थे कि जो आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो आपका नॉन करेंट में होना चाहिए, मीन्स करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स में होना चाहिए, या हम कहें कि करेंट एसेट्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में होना चाहिए। इस तरीके से जब आपके ट्रांजैक्शन होते हैं तब जाके क्या होते हैं कि वहाँ पे ये बात की जाए कि फ्लो ऑफ फंड्स की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, कि मीन्स यहाँ पे जो नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। कि वर्किंग कैपिटल चेंज की अगर बात की जाए तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के हेल्प से आप क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल बनाते हैं। अब हम कहें कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 129, डिवाइडिंग नेट सेल्स बाय एवरेज डेटर वुड एड। तो हम कहें कि क्या आता है, तो ये आपका डेब्टर्स टर्न ओवर रेशियो का फार्मूला है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130, nominal value of shares ₹10, number of shares issued 10,000, total net profit 20,000 एंड डिविडेंड पे 10%, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर। ईपीएस की बात पूछा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि आपके लिए डिविडेंड पे 10% जो बात है वो आपके लिए उतना मायने नहीं, कि जो हम कहें कि आपका टोटल अर्निंग होता है उसको क्या करिए कि आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कह सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर। या हम कहें कि अगर आपको ऐसे प्रॉफिट देता है कि मीन्स जिसमें से आप इंटरेस्ट एंड टैक्स का एलिमेंट सब कुछ माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपका कि उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर कहाँ आ जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा 2 रुपीज़ होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। चलते हैं 131 पे, हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज अप्लीकेबल टू ऑपरेटिंग रेशियो पे अप्लीकेबल होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि 132 नेट वर्थ ऑफ बिजनेस मीन्स टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं, तो ये हमारा नेटवर्थ का फॉर्मूला आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 133 in calculating the return on shareholders equity the denominator is, कि हम कहें कि जब आप इक्विटी पे रिटर्न कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा है कि डिनोमिनेटर में क्या जाएगा फैक्टर, तो इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इन सब का सम टोटल हम कहें कि जब आप करते हैं तब आपको हम कहें कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स में से टोटल जब रिटर्न की बात की जाती है तो सब कुछ ऐड कर दिया जाता है। ठीक, अब चलते हैं 134 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इंटरेस्ट। बाकी हम कहें कि ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड, पोस्टेज, ये सभी क्या है आपके क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो। करंट रेशियो आप ध्यान दीजिए कि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के बीच की बात करता है, तो यहाँ पे फर्नीचर जो है आपका फिक्स्ड एसेट्स है, ये नहीं लिया जाएगा। बाकी आप देखिए कि सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, बैंक ऑर्डर, ये सब हम कहें करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक, 136 for the financial year 2017-18 which one of the following items is likely to be maximum as percentage of the central government's expenditure। अब देखिए कि उस
पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है 2017-18 का। तो यहाँ पे जो आपका है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फिर आपका नेक्स्ट है 137 फॉर विच इनकम स्लैब इनकम टैक्स हैज रेट बीन रिड्यूस्ड इन द बजट फॉर 2017-18, तो मीन्स 2,50,000 टू 5 लाख उस टाइम हुआ था। ठीक है, करेंट में हम कहें कि आपसे कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा इनकम है, कि मीन्स कितने रुपए इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना है। मीन्स हम ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन या इंडिविजुअल किसी एक की नहीं, कि नॉर्मल जो टैक्स स्लैब आपका चलता है उसमें क्या इनकम आपकी होनी चाहिए तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑन द विच डेट द यूनियन बजट फॉर 2017-18 वाज प्रेजेंटेड बाय श्री अरुण जेटली इन लोकसभा, तो 1 फरवरी 2017। ये देखिए कि बेटा पहले जो बजट हमारा पेश किया जाता था कि अब क्या कि लास्ट डे ऑफ फेब को पेश किया जाता था, और उसमें हमारे रेल बजट और नॉर्मल बजट जो होता था वो अलग अलग पेश किया जाता था। लेकिन हम कहें कि मोदी गवर्नमेंट आती है जब, तो उसमें इस चीज़ को बंद किया गया, ये प्रथा पुरानी प्रथा बंद की गई और टाइमिंग चेंज किया गया बजट को पेश करने का। और अभी क्या होता है कि 1 डे ऑफ फेब को आपका बजट पेश किया जाता है। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बजट कौन पेश करता है, मीन संसद में बजट कौन पेश करता है, और इस बार का बजट किसने पेश किया है, जो हम कहें कि 2020 में पेश किया गया बजट है। ठीक, 139 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम कहें कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें थी, तो फिजिकल डेफिसिट। ठीक, ये आपका मैक्सिमम रहा है। अब देखिए कि इन सब क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड करंट डाटा आप याद कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर का रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक, इस सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है बेसिकली हम कहें कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अप्लीकेबल हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके कि हमेशा एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, द एग्रीकल्चरल सेंसस इन इंडिया इज डन एंड इंटरवल ऑफ, मीन्स जो हम कहें कि एग्रीकल्चर का सेंसस लाया जाता है तो कब लाया जाता है, तो वंस इन 5 ईयर, मीन्स एक बार 5 साल में आता है। अब हम कहें कि जो आपका पॉपुलेशन का सेंसस होता है, जनगणना, एक कितने साल में के अंतराल पे आता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 141 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि अब यहाँ पे क्या करेक्टली मैच मीन्स मैच द फॉलोइंग की बात कर रहा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है रेखी कमेटी सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया वाज हाईएस्ट इन द ईयर, तो किस साल आपका जीडीपी हाईएस्ट था, तो ये ध्यान दीजिएगा 2015 और 16 में था, तो उस टाइम 8% पे जा चुका था। कि अभी एक चीज़ और कहेंगे बेटा कि करंट में देखिए कि अपनी जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, मीन्स हम कहें कि -23, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन इस पे हम कहें कि जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम कहें अननेसेसरी डिस्कस कर रहे हैं, कि रीज़न आप याद रखिएगा कि जीडीपी का जब कैलकुलेशन का बात आता है, मीन्स अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की पूरी बात करते हैं, मीन्स जो आपके एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सबका प्रोडक्शन होता है, उन सबका सम टोटल की बात होता है। तो अगर आप पिछले 3 महीना की बात करें कि जो अभी टाइम का डाटा आया है, मीन्स अप्रैल मई जून, तो उस टाइम आप देखेंगे तो कंट्री में अपने कहें कि एकदम कंप्लीट लॉकडाउन था, मीन्स कोई प्रोडक्शन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, सब कुछ बंद था। तो अब सोचिए कि जब आपका कोई चीज़ प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या ऐसे में आपका जीडीपी पॉजिटिव आएगा, कहीं से नहीं, और निगेटिव जाना ही जाना है। ठीक, और दूसरी चीज़ हम कहें कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में 10 लोग हैं कि घर में खाना नहीं बना है और सब लोग चिल्लाइए कि भूख लगा है भूख लगा है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि जब घर में खाना नहीं बनेगा तो क्या भूख नहीं लगेगा, किसी को भूख लगना स्वाभाविक है। ठीक, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। और अभी हम कहें कि आने वाले समय में जब जीडीपी का जो आपका नेक्स्ट डाटा आने वाला है उसमें आप देखेंगे काफ़ी सुधार मिलेगा, कि हाँ माना जाता है कि इसमें इकोनॉमी थोड़ी सी बेकार चल रही, मीन्स थोड़ा सा सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, चीज़ें हैं। लेकिन इसको केवल और केवल अगर आप एक ही नज़रिए से देखेंगे कि नहीं जीडीपी पूरी खराब हो चुकी है, तो वो जो कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि तर्क देने का कोई सही तरीका नहीं, कि जब तक आप पूरी चीज़ों को नॉलेज न रखें। तो इसलिए जो जीडीपी पे बात करते हैं तो उनकी बातों को थोड़ा सा आप इग्नोर करना सीखें, कि क्योंकि आप लोग तो इकोनॉमिक्स सब हम कह के पढ़ चुके हैं, तो जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स
was highest as percentage of GDP in India in 2016-17 in case of सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो था ये सबसे हाईएस्ट रहता है, और हम कहें कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स होता है वो बेसिकली टैक्सेज ही होते हैं। ठीक, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1995 में आपका WTO इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 145, ऑन विच डेट वाज द यूनियन बजट फॉर 2017-18 प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। तो ये देखिए 1 फरवरी 2017, जैसा कि हम आपको बताएं कि अब फरवरी के फर्स्ट डे पे बजट पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 146, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क में कितने कंट्रीज मेंबर हैं, तो उसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 147, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टर्नओवर टेन्योर एज मीन्स गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स RBI का गवर्नर सबसे कम समय में कौन रहा है, तो रघुराम राजन जी रहे। इन्होंने बीच में क्या किया था कि अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक, करंट में कौन है आपका RBI गवर्नर, या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 148, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फॉर्मुलेटेड इन फ्री इंडिया। तो जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी आई थी वो 1948 में आई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बीन द पॉइनर इन लेबर रिफॉर्म। लेबर रिफॉर्म के बारे में अगर हम बोले कि आपका राजस्थान सबसे आगे है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि एजुकेशन के मामले में कौन सा कौन सा स्टेट इंडिया का सबसे टॉप पे है, वो आप बताइएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स 2017 द रिचेस्ट इंडियन बिलियनियर्स इज मुकेश अंबानी। कि देखिए कि मीन्स इंडियन की बात की जाए तो ये मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट है। और इस साल हम कहें कि जो अब बिलियनियर्स की बात आती है कि मीन्स टॉप जो आपके रिचेस्ट पर्सन में कि टॉप 10 के अंदर मुकेश अंबानी आ चुके हैं। ठीक, तो ये देखिए कि आपका 2017 का सेट नंबर 2 का पेपर का क्वेश्चन पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है बेटा। कि आइए हम 2018 का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको इतना टाइम कम है तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आते हैं 2018 के पेपर पे। ये पेपर ध्यान दीजिएगा सेट नंबर 1 है, कि जब 2017 में हम लोग डिस्कस किए वो सेट नंबर 2 था। तो सेट नंबर 1 को क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। BCom का आपका 2018 का पेपर है। ठीक, पहला एक क्वेश्चन देखिएगा मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका, विच इज़ राइट सिक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन में। जो मैनेजमेंट फंक्शन आप हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोलिंग, उसमें से करेक्ट सीक्वेंस मीन्स कौन सा किस सीक्वेंस में आना चाहिए वो आपसे पूछा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है कि पहले प्लानिंग करिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग करिए, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिर कंट्रोलिंग करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, फ्री रेन डायरेक्शन मीन्स कि अब देखिए फ्री रेन आपको पूछा जाता है तो ये हम कहें कि ये एक तरीके से मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कॉन्सेप्ट है। कि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, डू व्हाट एवर इज अप्रोप्रिएट मीन्स आप फ्री हैं, जो उचित हो वो करिए। कि देखिए कई बार होता है कि आप का जो मन करे वो करिए, ऐसा नहीं कि जो उचित हो। मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी आपको डिसीजन लेना है कोई चीज़ का, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए सही हो वो डिसीजन आप ले सकते हैं। ये फ्री रेन बोलता है। ठीक, ये डायरेक्टिंग से रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे, एन ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग विच is not a factor affecting decision relating to selection of a direction technique। तो कौन सा इसमें करेक्ट है, तो हम कहें कि मीन्स आपका ये डायरेक्टिंग का जो बात आता है ये इंटरनल मैटर होता है। तो नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ कस्टमर, नेचर ऑफ पीयर्स, तो ये इसमें से हम कहें कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है कि जो कस्टमर के नेचर आपके इफेक्ट नहीं करने वाले हैं डिसीजन की चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट फर्टिल प्लेस इन इनोवेटिव आइडियाज़। कि हम कहें कि कहाँ पे कि नई नई चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं। तो एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि मीन्स जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं कि वो क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके काम करते हैं। ठीक, तो अब कमेटी में भी हम आपको बताए थे कि परमानेंट कमेटी होती है, एक टेम्परेरी कमेटी होती है। टेम्परेरी कमेटी को आपको स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए फॉर्म किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, CPM वाज डेवलप्ड इन मीन CPM कहाँ पे आपका डेवलप किया गया था। CPM का फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। अब CPM किस चीज़ से रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं समझा कि डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग,
ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग किससे रिलेटेड है ये आप बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये किसने दिया था, मोरे ने दिया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ साउंड डिपार्टमेंटेशन, साउंड जब डिपार्टमेंटेशन आप करते हैं तो उसके लिए कौन सा आपका सही एलिमेंट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, सुपरविजन। ए नहीं है, बाकी आपका डिपार्टमेंटेशन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है बात करें तो कंट्रोल किया जा सके आराम से, कोऑर्डिनेशन मीन समन्वय रहे, फिर स्पेशलाइजेशन के मीन से जो एम्प्लॉय जिस काम के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको उस डिपार्टमेंट में लगाना चाहिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय द मैनेजमेंट कीपिंग द इन माइंड द कंपटीटर्स एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। मीन्स हम कहें कि आप अपने कंपटीटर्स को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं कि फ्यूचर को आप उससे कंपीट कर सके तो वो बोला जाता है स्ट्रेटजी। मीन्स आप क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, द फोकस ऑफ प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव्स, मीन जो प्लानिंग का मेन फोकस होता है वो उद्देश्य पे होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द सबऑर्डिनेट्स हैव बिकम इनडिसिप्लिन्ड द मोस्ट सुटेबल टेक्निक ऑफ डायरेक्शन विल बी, तो ऑटोक्रेटिक टेक्निक आपका जो मीन्स ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। ठीक, डेमोक्रेटिक सही नहीं है। फिर फ्री रेंज मीन्स आपको फ्री रेंज में देखें कि क्या उचित है वो आप करिए, तो लेकिन जब इनडिसिप्लिन हो जाए मीन्स हम कहें कि वो हद से बाहर जाने लगे तो उनके लिए ऑटोक्रेटिक ज़्यादा सुटेबल होता है, मीन्स उनके ऊपर आप लगाम लगाइए। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मीन्स कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि आप क्या कीजिए कि कौन सा इसमें से एकदम अलग है, तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन सही है, चलता है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, हॉरिजॉन्टल, सेल्फ कोऑर्डिनेशन। सेल्फ कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है, मीन्स कोई खुद से कोऑर्डिनेट करे ये नहीं मैच करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन इंक्लूड्स ऑर्डर, सुपरविजन, गाइडेंस, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, मीन्स सभी कुछ आते हैं डायरेक्शन में। कि क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखिए बेटा कि आपको हम पहले से भी बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो निगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार के एग्जाम में भी 2020 में आए हैं बहुत ज़्यादा, और हमें उम्मीद है कि आपके भी एग्जाम में आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, मीन्स आपको हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए कि रिक्वेस्ट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो रिक्वेस्ट की बात कीजिए वो कह रहा है कि बॉटम टू टॉप पे जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सही है कि अब नेक्स्ट 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल, 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड नेचुरली। ठीक है, ये भी सही है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल, ये भी सही है। अब देखिए कि यहाँ पे आपसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो बाकी अगर आप 3 देखेंगे वो सही हैं तो दैट्स मीन्स इसमें से फॉल्स कौन सा है, इनडायरेक्ट वे में आपसे ये पूछा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो फॉल्स है, 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल, कि ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, द मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द। अब हम कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन लाता है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जाता है और पर्सन भी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है RBI है, और पर्सन की बात की जाए तो गवर्नर ऑफ RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो जो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन जो था ये वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक, तो ये बेटा हम कहें कि 2018 का भी हमने 70 नंबर तक का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं कि जिसमें आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।